नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय मिनी माता गर्ल्स कॉलेज कोरबा से आप सब लोगों को एक आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर विचार व्यक्त करने वाला हूं। जैसा कि हम और आप लोग 25 मार्च से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं और वर्तमान जो युग है वह डिजिटल युग है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक बेहतरीन प्रयास है जिसके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों और शिक्षाविदों से अपने घर में लॉकडाउन होते हुए भी रूबरू हो सकें। तो मुख्य रूप से मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। जैसा कि भूगोल एक बृहद विषय है, इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पहला है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसी ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है आर्थिक भूगोल, जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप होते क्या हैं? तो किसी भी अर्थव्यवस्था या देश में मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी एक्टिविटी, जिसे कि रेड कॉलर वर्कर भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कल्टीवेशन, फिशिंग, गैदरिंग, हंटिंग और माइनिंग जुड़ा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिसको द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी एक्टिविटी या इसे ब्लू कॉलर वर्कर भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, डेवलप्ड फिशिंग, डेवलप्ड माइनिंग और स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर के पार्ट शामिल होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिसको तृतीयक क्षेत्र या टेरिटरी एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसे पिंक कॉलर वर्कर भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स और कम्युनिकेशन के कार्य इसमें से लोग जुड़े रहते हैं। चौथा जो होता है इसे कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र या क्वार्टरनरी एक्टिविटी या वाइट कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वह होता है एजुकेशन, मेडिसिन, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको पंचम या क्वाइनरी एक्टिविटी या गोल्ड कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रिसर्च, इनोवेशन और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन शामिल होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में या देश में ये जो क्षेत्र हैं यह एक समान नहीं होते, समय, काल और परिस्थिति के आधार पर यह चेंज होता है। तो मुख्य रूप से जब हम आर्थिक भूगोल की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमने जो 5 क्षेत्र बताया है, इन्हीं 5 क्षेत्रों पर ही किसी देश या राष्ट्र की जनसंख्या कार्यरत होती है। तो अब हम आते हैं आर्थिक भूगोल की संकल्पना पर। तो संकल्पना क्या होता है? संकल्पना से किसी भी विषय के सह संकल्पनाओं का विकास होता है और उस विषय का एकदम गहन और वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो मुख्य संकल्पनाएं हैं, इसमें जो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। यह जो संकल्पना है इसका उद्भव जर्मन शब्द लैंडशॉफ्ट से हुआ है। किसी भी अर्थतंत्र के विविध पक्षों जैसे कि कृषि, उद्योग, उत्खनन, व्यापार आदि से संबंधित विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, उनके उपकरण आदि का समुच्चय स्वरूप आर्थिक भूदृश्य को उभारता है। तो यह किसी प्रदेश के आर्थिक क्रियाकलाप के भौतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार वहां के समस्त लोग आर्थिक कार्य पर संलग्न होते हैं। दूसरा होता है आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक है। इकोनॉमिक लैंडस्केप इज ए डायनेमिक एलिमेंट। यह निरंतर परिवर्तनशील एवं विकासशील रहता है।
एक निर्वाहक अर्थव्यवस्था का आर्थिक भूदृश्य निरंतर औद्योगिकरण के कारण बदल सकता है। तो वेबर जैसे विद्वानों ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण के लिए इसी विकासशील विधि को अपनाया है। तो दूसरा है इकोनॉमिक लैंडस्केप इसे डायनेमिक एलिमेंट, यह परिवर्तनशील होता है। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। आर्थिकी में सबसे पहले आर्थिक वृद्धि या सवृद्धि की अवधारणा का विकास हुआ था। आर्थिक वृद्धि से हमें यह पता चलता है कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि किसी देश में 2019 के सकल घरेलू उत्पाद 100% है और वही देश 2010 में सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय 110% है। तो हम यह कह सकते हैं कि वहां पर आर्थिक वृद्धि दर 10% है। लेकिन यह आर्थिक वृद्धि यह नहीं बताता है कि समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, इन चीजों पर क्या परिवर्तन हो रहा है आर्थिक वृद्धि से, इसकी व्याख्या का पता नहीं चलता। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है या संकल्पना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की जो संकल्पना है, अगर किसी राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि होती है और वहां पर भुखमरी, बेरोजगारी की मात्रा कम होती है और साक्षरता दर में वृद्धि होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ वह राष्ट्र आर्थिक विकास भी कर रहा है। अगर ये हम ये मान लें या इसका आशय यह है कि आर्थिक समृद्धि कहीं पर बढ़ रहा है, लेकिन अगर इन मूलभूत तत्वों जैसे कि शिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, इनके दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब हम यह कह सकते हैं कि उस राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि तो हो रहा है लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। तो ये उसके बाद पांचवा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। मानव विकास की धारणा को या इस तथ्य को देने वाले जो विद्वान है वह है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। भारत में ही इसी अवधारणा को डॉक्टर अमर सेन ने आगे बढ़ाया है। यह सूचकांक 3 तथ्यों पर आधारित होता है कि इसकी जो सूचकांक होती है मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति है, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। इन तत्वों के आधार पर विशिष्ट या विवेचन करने के बाद हम यह तय करते हैं कि वह वहाँ के लोगों के जीवन स्तर या उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या सुधार हो रहा है। अभी अभी इसमें 2 तत्वों को और जोड़ा गया है। कुल मिलाकर के अब 5 तत्वों के आधार पर मानव विकास सूचकांक को बताया जाता है। छठवां होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास। समावेशी विकास की अवधारणा 2007 में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया, जिसमें यह देखा जाता है कि जो विकास का स्तर है वह निचले से ऊपर की ओर है। 1991 में उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के कारण मुख्य रूप से सेवा और उद्योग क्षेत्रों में ही ज्यादा विकास हुआ, लेकिन कृषि एवं लघु उद्योग पिछड़ते गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन ने आर्थिक विषमता और व्यक्तिगत विषमता को जन्म दिया। तो अगर हम इस समावेशी विकास को अगर ध्यान में रखें तो हमें 2 बातों पर केंद्रित होना चाहिए, एक आधारभूत ढांचे का विकास और दूसरा लघु एवं कृषि उद्योग का विकास। लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इसे हम कहते हैं सतत विकास। सतत विकास की जो धारणा है इस पर आधारित होता है कि हम संसाधनों का प्रयोग संरक्षण के साथ करें, या हम यह कह सकते हैं कि हम संसाधनों का या डेवलपमेंट में संसाधनों का इस तरह उपयोग करें कि आने वाले हमारा पीढ़ी भी इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर सके। इसका मतलब यह है कि हम संसाधनों
को बचा करके डेवलप करना हमारा नैतिक दायित्व है। साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हीं संसाधनों का उपयोग करना उनका नैतिक अधिकार है। तो सतत विकास से हम संसाधनों की संरक्षण के आधार पर विकास क्रम को जारी रखते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, विकास के साथ साथ हम पर्यावरणीय तत्वों की अवहेलना करते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा अप्रोच अपनाना चाहिए, ऐसी उपागम को अपनाना चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण भी रहे और हमारा विकास भी हो। तो इसके तहत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 में ब्राजील के रियो सम्मेलन और 1997 में क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्वान और शिक्षाविद और वहाँ की सरकार कलेक्ट और एक मंच में आकर के यह तय करते हैं कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है और विकास भी करना है। ये महत्वपूर्ण 7 पॉइंट हैं आर्थिक भूगोल के तत्व में, जिसका कि मैंने संक्षिप्त में व्याख्या किया। उम्मीद करता हूं कि हम अगले किसी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।